अस्सलाम वालेकुम ज़िम्मेदार भाइयों मकई की फ़सल पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फ़सल है और हर साल देखें तो इसका जो वॉल्यूम है, इसका हुजम हर साल बढ़ता ही चला जा रहा है। और इस साल जो आलू की काश्त थी वो बहुत ज़्यादा हुई थी, जवी की काश्त भी बहुत ज़्यादा थी, इवन कि सब्ज़ियाँ भी बहुत ज़्यादा लगी थी पंजाब भर में। तो अब वो जितने बेल्ट खाली हो गए हैं, वो आप लोगों को अंदाज़ा है कि वो सब में अब मकई काश्त हो रही है। और अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि मकई में कौन-कौन सी चीज़ें लगाएँ कि बहारिया मकई की पैदावार हम ज़्यादा ले सकें। बहारिया मकई भी और साइलेज वाली मकई भी, क्योंकि कुछ ज़िम्मेदार अब साइलेज वाली मकई भी लगा रहे हैं क्योंकि साइलेज का भी एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल गया है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जब हमने काश्त करना है तो कौन-कौन से स्टेप लेने हैं कि हमारी जो पैदावार है वो बहारिया मकई में भी और साइलेज में भी अच्छा वज़न ले सके। तो ज़िम्मेदार भाइयों, जब आप देखें एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि आलू वाले ज़िम्मेदारों में और इवन के दूसरी सब्ज़ी वाले ज़िम्मेदारों में भी कि हमने जब इतनी डीएपी लगा ली होती है ऑलरेडी सब्ज़ी को भी, आलू को भी। आलू में देखें कॉन्सेप्ट चल रहा है 3 से 4 बोरी डीएपी लगाते हैं लोग। तो इतनी जब हमने डीएपी लगा लिया तो हमें मकई में नीचे डालने की क्या ज़रूरत है? देखें जी, जो डीएपी की लाइफ़ है ना, वो सिर्फ़ 60 दिन है। यानी 60 दिन तक इसने आहिस्ता-आहिस्ता लगते जाना है। अब जो आप देखें सब्जियों की अगर लाइफ स्पैन देख लें, सब्जियों का आप टेन्योर देख लें सारा, आलू का भी टेन्योर देख लें तो 90 से 120 दिन की फसलें हैं वो सारी। अब जो डीएपी की शेल्फ लाइफ ही तकरीबन 60 दिन थी कि 60 दिन में उसने सारा मुकम्मल इस्तेमाल हो जाना है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 120 दिन बाद भी आपकी अगली फसल को लगेगी? तो लिहाजा जब अब मकई आपने काश्त करनी है तो ज़मीन सबसे पहले अच्छी तैयार करनी है और अच्छी तैयार करते ही उसी ज़मीन में आपने डीएपी लगा देनी है, ना कि पहले या दूसरे पानी या तीसरे पानी पे आपने लगानी है। वो डीएपी लगानी है। अब उस डीएपी की देखें, जब मकई आप काश्त करते हैं तो मकई की फसल, आलू की फसल, ये 1-2 मेजर क्रॉप्स हैं जो सॉइल कंडीशनर की डिमांड बहुत ज़्यादा करती हैं। अब सॉइल कंडीशनर क्या है? देखिए, जो ऑलरेडी हमारे जो ज़मींदार अक्सर इलाकों में यूज़ कर रहे हैं ह्यूमिक एसिड के नाम से, दानेदार ह्यूमिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, कुछ लिक्विड भी कर रहे हैं। तो लिक्विड और ह्यूमिक एस और दानेदार की अगर मैं बात कर लूँ तो दानेदार हमेशा ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि दानेदार में परसेंटेज 40% के राउंड अबाउट मिलती है आपको। तो और जो लिक्विड है उसमें 10% मिलती है, तो हमेशा जो दानेदार ह्यूमिक एसिड है वो बेहतर है। अब वो आप 40% वाला वो ह्यूमिक एसिड यूज़ कर लें, दानेदार बेहतर है। अगर वो नहीं करते तो एक और इसकी बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट मिल जाती है आपको मार्केट में, वो है 10 केजी वाला सल्फर। वो आपको 60% में भी मिल जाता है, कुछ कंपनी आपको 70% में भी दे रही हैं। देखिए, वो आपका सॉइल कंडीशनिंग का भी काम कर देता है। सल्फर चौथी बड़ी खाद है, वो आपकी खाद का भी काम करेगा। वो एक बेहतरीन फंजीसाइड है, आपके जो आपके बहुत सारे फंगल अटैक्स हैं उसको भी काफ़ी रोकता है। मकई में ज़्यादातर मेजर फंगल अटैक तो कोई नहीं है, लेकिन आप देखें तो 2 मेजर काम वो फिर भी कर रहा है। तो अगर आप देखें रिप्लेसमेंट के तौर पे ह्यूमिक एसिड का, तो वो सल्फर मैं उसे प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखूँगा, जो ह्यूमिक एसिड है उसे मैं नंबर 2 पे रखूँगा। तो कोशिश करें आप सल्फर करें, डीएपी के साथ ही मिक्स करके आप उसे नीचे ज़मीन में मिला दें। फिर देन आपने जब सीड सो कर लेना है, आपने बिजाई कर देनी है, तो कोशिश करनी है कि जब आपकी पहली फर्टिगेशन आती है, पहला पानी आता है, तो पहले पानी में आप कोशिश करें, अगर तो आपने नीचे सॉइल कंडीशनिंग लगा लिया है ह्यूमिक एसिड, तो लोग आमतौर पे एक ट्रेंड चल रहा है कि हमने 1 या 2 बोरी डीएपी पहले पानी पे लगा देनी है, जो कि बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। कोशिश करें, देखिए तब डिमांड है बहुत थोड़ी यूरिया की, आप कोशिश करें आधी बोरी यूरिया लगा लें और साथ अगर आपने पहले सॉइल कंडीशनिंग आपने बिजाई के दौरान जैसे ह्यूमिक एसिड है दानेदार नहीं लगाया, तो लिक्विड ह्यूमिक एसिड 8 लीटर आपने यूज़ कर लेना है हाफ बैग यूरिया के साथ। अगर वो नहीं, अगर आपने पहले सॉइल कंडीशनिंग यूज़ कर लिया है तो देन आपने वही हाफ बैग यूरिया के साथ जिंक आपने 4 से 5 लीटर तक आपने यूज़ कर लेनी है। ये कर लें। सेकंड, जब आपकी इरिगेशन आएगी अगेन आपने यही चीज़ आपने रिपीट कर लेनी है, चाहे उसमें आप ह्यूमिक एसिड ऐड कर लें, चाहे वो जिंक ऐड कर लें। वो आप डिपेंड करता है कि आपने पहले नीचे आपने ह्यूमिक एसिड लगाया है कि नहीं। नहीं लगाया तो आप फिर अगेन वही जिंक आप मिला लें। जिंक नहीं मिलाना तो आप सल्फर कोई 80% वाला 3 से 4 केजी या 2 केजी तक मिनिमम लेवल पे आप उसे हाफ बैग यूरिया के साथ मिला के आप उसे आप सेकंड फर्टिगेशन में ले जाएं। थर्ड फर्टिगेशन में सेम आपने करना है। फिर आप पूरे बैग पे यूरिया पे भी जा सकते हैं, या आपको लिक्विड बेस, नाइट्रोजनस बेस या अमोनियम सल्फेट बेस या मैग्नीशियम सल्फेट बेस प्रोडक्ट मिल जाते हैं मार्केट में। वो और हाफ बैग यूरिया के साथ मिला के आप थर्ड फर्टिगेशन पे चले जाएं। चौथी फर्टिगेशन की जब बात आती है तो चौथी फर्टिगेशन में आपने क्या करना है कि सेम
आप हाँ चौथी फर्टिगेशन में जाके अगर तो आपकी साइलेज में जाना है तो साइलेज में आप कोशिश करें कि फिर हाफ बैग की जगह चौथी फर्टिगेशन में आप पूरा बैग कर दें। आपके टोटल ये तकरीबन हो जाएगा 2.5 बैग का यूरिया का खर्चा। पूरा बैग कर दें यूरिया, उसके साथ अगेन कोई ऐसी प्रोडक्ट मिला लें जिसमें अमोनियम सल्फेट है या मैग्नीशियम सल्फेट है। ऐसी आपको कैटलिस्ट मार्केट में मुख्तलिफ मिल जाते हैं, लिक्विड बेस कैटलिस्ट जो आपके फर्टिगेशन में इस्तेमाल होते हैं। तो वो आप उस एक बैग यूरिया के साथ मिला के आप फर्टिगेशन में मिला दें। अच्छा, अब अगर तो आप जा रहे हैं साइलेज नहीं कर रहे, आप बहारिया मकई की तरफ जा रहे हैं, तो बहारिया मकई में आपने करना ये है कि जो आप फिफ्थ फर्टिगेशन है, क्योंकि बहारिया मकई में फिफ्थ फर्टिगेशन भी आपकी लगेगी, तो फिफ्थ फर्टिगेशन में आपने क्या करना है कि आपने एक बैग पोटाश का तकरीबन 10 से 12 kg अगर पोटाशियम नाइट्रेट यूज़ कर रहे हैं, अगर एसओपी कर रहे हैं तो तकरीबन वो हाफ बैग या पूरा बैग भी आप डाल सकते हैं, यानी 12 से लेकर 25 kg तक भी आप एसओपी डाल सकते हैं। तो वो कर लें। साथ यूरिया फास्फेट मार्केट में प्रोडक्ट मिल रहा है, वो तकरीबन आपने 8 से लेकर 10 kg तक मिला लेना है, और उसके साथ आपने हाफ बैग या कंप्लीट बैग भी आप ऐड कर सकते हैं यूरिया का, लेकिन कोशिश करें हाफ बैग ही करें, क्योंकि ये अगर पोटाशियम नाइट्रेट करें और यूरिया फास्फेट कर रहे हैं तो इसके साथ सिर्फ हाफ बैग की रिक्वायरमेंट है। हाफ बैग यूरिया का आप ऐड करें और ये फिफ्थ फर्टिगेशन में आप मिला दें, तो ये आपकी बहारिया मकई का एक बहुत अच्छा फर्टिगेशन प्लान बन जाएगा। अगर आप साइलेज कर रहे हैं तो फिर देन फोर्थ फर्टिगेशन पे ही चले जाएं। फिफ्थ फर्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है तो अगेन आप यूरिया मिला लें उसमें। यूरिया के साथ आप सल्फर भी मिला सकते हैं, आप ह्यूमिक एसिड भी मिला सकते हैं थोड़ा सा क्वांटिटी में। तो ये एक बहुत बेहतरीन फर्टिगेशन प्लान है। ये आप चाहे साइलेज में जा रहे हैं, साइलेज में भी इंशाल्लाह आपको ये तकरीबन मौसमी लिहाज पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आपको ये 400 से 500 मन तक का वज़न दे सकता है ईज़िली चारे में भी। और आपके अगर बहारियों में जाते हैं तो वो इंशाल्लाह ये फर्टिगेशन प्लान आपको 100 मन से ज़्यादा पैदावार दे सकता है, अगर मौसमी हालात काफ़ी हद तक बेहतर रहे तो। तो कोशिश करें ये चीज़ें आप अपनाएँ। जज़ाकल्लाह।